भगत सिंह जून 1928 में अछूत समुदाय के लिए अधिक अधिकार दिए जाने और पृथक निर्वाचन का समर्थन करते हुए लिखते हैं, हम तो समझते हैं कि अछूत समुदाय का स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। स्मरण कर रहे हैं भावर मेघवंशी। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश शासन ने 23 मार्च 1931 के दिन फांसी पर चढ़ा दिया था। फांसी से 3 साल पहले जून 1928 में कीर्ति नामक अखबार में विद्रोही उपनाम से भगत सिंह का एक आलेख प्रकाशित हुआ, जो बाद में अछूत समस्या शीर्षक से प्रसिद्ध हुआ। इस लेख में व्यक्त विचारों को देखें तो भगत सिंह की वैचारिकी और डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में काफी समानताएं मिलती है। बात शुरू करने से पहले वर्तमान में अतिवादी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाए गए उन दुष्प्रचार सामग्रियों पर विचार करना चाहिए। हालांकि सच्चाई और तथ्यों के समक्ष ऐसी बातें ज्यादा टिकती नहीं है, मगर तात्कालिक रूप से वे भ्रम का वातावरण बनाने में जरूर सफल रहती है। अक्सर यह पूछा जाता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए उनका केस क्यों नहीं लड़ा। आम लोग इस प्रश्न से आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें इस बात में एकदम नजर आता है कि बैरिस्टर अंबेडकर ने अपनी कानूनी जानकारी का उपयोग भगत सिंह को बचाने में क्यों नहीं किया। इसी सवाल पर विचार करते हैं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह का केस लड़ सकते थे, क्या वे उन्हें व उनके साथियों को फांसी से बचा सकते थे। यदि उस समय की डॉक्टर अंबेडकर की सक्रियता और व्यस्तता पर नजर करें तो वे उनका कार्यक्षेत्र उन दिनों मुख्यतः महाराष्ट्र था। वकालत उनका ध्येय नहीं था। वे अछूत तबके को उनके मानवीय अधिकार दिलाने के लिए आंदोलनरत थे। महार जल सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुके थे। कालाराम मंदिर प्रवेश और अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने की मांग डॉक्टर अंबेडकर पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में वे एक अभ्यासरत वकील नहीं थे, वे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में थे और भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जिसकी पैरवी उस वक्त के नामी वकील आसफ अली कर रहे थे। ये भी भ्रम फैलाया जाता रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह की शहादत पर उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। लेकिन सच तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जनता अखबार में 13 अप्रैल 1931 को 3 शहीद शीर्षक संपादकीय लेख के जरिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी थी। भ्रम की स्थिति बनाने की कुछ की कवायद तथाकथित अम्बेडकरवादी समूहों द्वारा भी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक अपने लेख में लिखा कि अगर मैं फांसी से बच गया तो अपना शेष जीवन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में लगाऊंगा, जबकि यह सत्य के परे है। लेख में ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। दरअसल हमें उपरोक्त भ्रामक बातों को दरकिनार करते हुए भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में समानता और नए भारत के लिए एक समतामूलक समाज के उनके स्वप्न पर विचार करना चाहिए। हम सब ये तो जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था तथा पाखंडों की पोल खोली थी और उसे डायनामाइट से उड़ा दिए की बात कही थी। वहीं भगत सिंह ने भी हिंदुओं को उनकी अवैज्ञानिक मान्यताओं के लिए कम लताड़ नहीं लगाई थी। वे अपने आलेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसे उन्होंने 1930 में लाहौर के सेंट्रल जेल में लिखा। ये लेख 27 सितंबर 1931 को द पीपुल्स नामक अखबार में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। आलेख के छपने के बाद अंग्रेजों ने इस अखबार के प्रकाशन पर ही रोक लगा दी थी। इस आलेख में भगत सिंह हिंदुओं से सीधे मुखातिब होते हैं। वे लिखते हैं, अच्छा हिंदुओं, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख भोग रहे हैं वे पूर्वजन्मों के पापी हैं। आप ये भी कहते हैं कि आज शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न करने वाले लोग पूर्वजन्म के धर्मात्मा थे, इसलिए वे सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सत्ता के सुख का आनंद ले रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बहुत बड़े धूर्त व चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए जिनसे तर्क, विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली सारी कोशिशों को दबाकर नाकामयाब कर दिया जाए। भगत सिंह आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास, संकीर्णता और रूढ़िवाद पर जमकर प्रहार किए। वे डॉक्टर अंबेडकर की भांति ही हिंदू धर्म के पाखंड को उजागर करते रहे और उन्हें पूरी तरह से मिटाए जाने के पक्षधर रहे। अपने आलेख अछूत समस्या में भगत सिंह पूछते हैं, हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्यों को मनुष्य का दर्जा देते हुए झिझकते हैं। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा। वे वेद व अन्य शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं या नहीं। हम शिकायत करते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता है। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता है, लेकिन क्या हमें ये शिकायत करने का अधिकार है?
भगत सिंह यही नहीं रुकते, वे बम्बई काउंसिल के सदस्य नूर मोहम्मद द्वारा 1926 में दिए गए एक भाषण से अपनी सहमति जताते हुए उसे उद्धृत करते हैं। जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए। पूना पैक्ट पर गांधी की तरफ से प्रमुख रूप से जिस हिंदू नेता मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए, उनकी असलियत भगत सिंह ने अछूत समस्या शीर्षक अपने आलेख में इस तरह उजागर की ही थी। इस समय मदन मोहन मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या, पहले एक बेहतर के हाथों अपने गले में हार डलवा देते हैं, लेकिन बाद में कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब ये चाल है। भगत सिंह हिंदू धर्म के इस दोहरेपन की खुलकर आलोचना करते हुए लिखते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, उनके द्वारा उच्च वर्ग की सेवा का आभार मानने की बजाय अपमान करते हैं। जो निम्नतम और हेय समझे जाने वाले काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही हम दुत्कारते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी अपने लेखन और भाषण में बार बार यही बात दोहराते हैं। वे भी अछूत समुदाय को जानवरों से भी निम्न दर्जा दिए जाने की बात कहते हैं और हिंदू धर्म और उसके शास्त्रों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी शूद्रों को बहादुर कौमें बताते हैं और भगत सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों, उठो, अपना इतिहास देखो, गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे ही भरोसे पर सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। भगत सिंह समतामूलक समाज का सपना देखते हैं, हिंदू धर्म की रूढ़ियों और धार्मिक अंधश्रद्धा को नकारते हैं तथा शिक्षा के जरिए अछूत समुदाय की मुक्ति की राह देखते हैं। वे उनके राजनीतिक अधिकारों की बात उठाते हैं और संगठित होने का आह्वान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सपना भी समता और समानता आधारित समाज है। वे हिंदू धर्म की पहेलियां को सबके सामने लाते हैं, उन धार्मिक मान्यताओं को अछूतों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बताते हैं, अछूत समुदाय को शिक्षा, संगठन और संघर्ष की राह दिखाते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग पुरुष तर्क, विवेक और विज्ञान पर आधारित भारत का सपना देखते हैं। काश भगत सिंह और अधिक दिन जीवित रहते तो निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर और वे मिलकर एक साझा भारत बना पाते जो आज से बेहतर होता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। मैं इस चैनल पर बाबा साहब से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।